हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे, आयननवाद का सिद्धांत, आयनिक थ्योरी। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? दो प्रतिपादक थे इसके। कौन कौन थे? एक क्लासियस थे और एक आर्हेनियस थे। ठीक है, ये दो लोगों ने इस पे जो है इसका जो है सिद्धांत थ्योरी दिया है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम में लगभग जो है 2 से 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक, तो देखते हैं इसमें आयननवाद का सिद्धांत किस तरीके से समझा जा सकता है। तो देखिए 1800 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1857 में, 1857 ईस्वी में किसने? क्लासियस ने, एक क्लासियस वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या किया था? इसका जो है रूपरेखा दी थी। किसकी? आयनिक थ्योरी की। ठीक है, किसकी? आयनिक थ्योरी की जो है इन्होंने रूपरेखा दी थी। उसके बाद लगभग जो है इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में अर्हीनियस नामक एक नए वैज्ञानिक आए। इन्होंने सुगमता पूर्वक से समझाया कि जो ये आयनिक थ्योरी होती है किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो यानी लगभग इन दोनों में हम देखें तो 30 साल का गैप है, यानी 30 सालों बाद इसको चेंज किया गया था। ठीक, तो अब इनका जो नियम था किस पे आधारित था, किस तरीके से कार्य करता था? देखिए इसमें पहला इन्होंने पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इनका पहला सिद्धांत क्या था। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, सिद्धांत पूछता है कि इनका जो सिद्धांत था क्या क्या सिद्धांत था, इसको लिखिए, डीपली बताइए। तो आप लोग को क्या करना है, इस पे ध्यान से देखना है और इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट्स भी बना लेंगे ताकि जो है पेपर में आप लोग को अलग से कोई चीज़ ना पढ़ना हो। ठीक, तो देखिए पहला क्या था कि जब किसी विद्युत अपघट्य को पानी अथवा अन्य किसी उपयुक्त आयनीकारक घोलक में घोला जाता है तो वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में अपघटित हो जाता है। भाई जब हम कोई, मान लीजिए कोई पात्र लेते हैं, इसमें कोई हम लिक्विड फॉर्म डाल देते हैं और ये क्या है? आयनीकारक घोल है। यानी ऐसा घोल, आयनीकारक घोल क्या होता है? ऐसा घोल जो अगर कोई हम पदार्थ डाल रहे हैं तो वह क्या होगा? अपघटित होकर उसको आयनों में तोड़ देगा। जैसे सोडियम प्लस कर देगा और क्लोरीन माइनस कर देगा अगर NaCl डालते हैं तो। ठीक है, अगर NaCl डालते हैं तो ये दो आयनों में तोड़ देगा उसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आयनिक घोल। तो आगे देखिए क्या है, इन कणों को आयन कहते हैं। ठीक, ये जो कण जैसे टूटेगा, जैसे मान लीजिए हम पात्र लिए हैं, इसमें हम घोल बकायदे बना लिए हैं और ये घोल कैसा है? आयनिक कारक घोल है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं। जब यह टूट जाएगा कण, जब ये टूट जाएगा आयन, जो विखंडित होगा, तो इस पे एक चार्ज लग जाएगा, एक सोडियम पे प्लस लग जाएगा, क्लोरीन पे माइनस लग जाएगा। तो जो ये क्लोरीन और सोडियम पे जो प्लस और माइनस लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आयन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो यहाँ सोडियम पे जो प्लस चार्ज लगा हुआ है, ये इसको हम बोलेंगे आयन। क्लोरीन पे जो ऋण चार्ज लगा है, इसको बोलेंगे हम आयन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि परमाणु अथवा परमाणुओं के उस समूह अर्थात मूलक को जो विद्युत आवेशित हो उसे आयन कहते हैं। समझ में आया? यानी जैसे अगर हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है, आप लोग इसको समझेंगे भी आगे, कि जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, अगर इसको हम विलयन में डालते हैं तो देखिए इस पे एक प्लस चार्ज लगा हुआ है और एक ऋण चार्ज और एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, दो चार्ज इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो दोनों चार्ज जो ये आवेशित हो रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। समझ में आया? ये अर्हेनियस का सिद्धांत ही हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये जिसपे जो अपघटित हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आयनीकरण हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। आगे है दूसरा, एक प्रकार के आयन धनावेशित होते हैं जिन्हें धनायन कहते हैं, दूसरे प्रकार के ऋणावेशित होते हैं जिन्हें ऋणायन कहते हैं। भाई सही बात है, जब तक दो विपरीत आवेश नहीं होंगे तब तक ये आपस में जुड़ेगा ही नहीं ना। जब तक दोनों आवेश विपरीत नहीं होंगे तब तक ये आपस में कंबाइंड होके जुड़ेंगे नहीं। जब जुड़ेंगे नहीं तो ये किसी भी प्रकार के यौगिक हुए नहीं।
ठीक है। इसलिए इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो है क्या है कि इन दोनों को विपरीत आवेश होना अनिवार्य है। अगर ये विपरीत आवेश नहीं होंगे तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब दो विपरीत आवेश हैं तो एक धनायन होगा और एक क्या होगा, ऋणायन होगा। ठीक, तभी जाके जैसे मान लीजिए एक Na पे प्लस है, Cl पे माइनस है, एक धनावेशित हो गया, एक ऋणावेशित हो गया ना। ये विपरीत आवेश हो गए, समान परंतु विपरीत आवेश। अब समान यानी इसमें भी एक आवेश है, इस पे भी एक आवेश, समान हो गए, लेकिन ये विपरीत आवेश हैं। जब इसको जोड़ेंगे तब जाके हमारा NaCl बनेगा। ठीक, तो इसको धनायन बोलते हैं, इसको ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं क्या है। आयनीकरण एक उत्क्रमणीय क्रिया है जिसे इससे तात्पर्य है कि घोल में विद्युत अपघट्य के अणु आयनों में अपघटित होते रहते हैं तथा आयन परस्पर संयोजित अणु बनाते रहते हैं। सोडियम क्लोराइड के आयनीकरण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया। देखिए तीसरा जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा समझिए ध्यान से, समझेंगे ध्यान से तभी आएगा। उत्क्रमणी क्रिया, उत्क्रमणी क्रिया यहाँ वर्ड आया है, यानी ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ हो। जैसे देखिए उत्क्रमणी अभिक्रिया का चिन्ह यहाँ बना हुआ है, उत्क्रमणी अभिक्रिया का चिन्ह जो दोनों साइड होती है अभिक्रिया उसे उत्क्रमणी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यानी आयनीकरण की क्रिया जो ये इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो आयनीकरण एक उत्क्रमणी क्रिया होती है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, अब इसको मान लीजिए हम बॉयल करते हैं, उबालते हैं। अब इसको उबालेंगे हम तो क्या होगा, ये आयनों में टूट जाएगा, यानी प्लस और Cl माइनस। और जैसे ही इसको उबालना हम बंद कर देंगे फिर पुनः वापस क्या हो जाएगा, ये NaCl बन जाएगा हमारा। यानी एक बार क्या हुआ ऑटोमेटिक Cl बना, फिर ऑटोमेटिक क्या हुआ आप विखंडित टूट गया, यानी प्लस और Cl पे माइनस। यानी ये अभिक्रिया क्या हो रही है, एक बार आगे गई एक बार फिर पीछे आई। तो यानी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, जब दोनों ये आगे और पीछे होते हैं तो इसी को बोलते हैं हमारा क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है NaCl। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूरा यहाँ बाकायदे दिया हुआ है कि NaCl है। और ये जब इसको हमने आयनों में तोड़ा तो ये Na प्लस और Cl पे माइनस बना। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जब ये करे ठंडा इसको करते हैं, आयनों में हटाते हैं आयन इसको, तो ये क्या होता है, फिर पश्च अभिक्रिया की तरफ भाग जाता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग अपना और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल है हमारे पास, जल H2O होता है सूत्र। अगर हम पानी को उबालते हैं, बॉयल करेंगे तो ये क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा। यानी H2O को अगर हम तोड़ेंगे, आयनों में जब उबालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा H प्लस और OH पे माइनस। ये H प्लस और OH पे माइनस टूट जाएगा। अब ये अलग अलग आयनों में टूट गया। उसके बाद क्या होता है कि इसको जो है वापस से H2O में लाया जाता है, लाया जा सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से ला सकते हैं इसको हम भाई, इसको आयनों में तोड़ सकते हैं, आयनों से फिर इसको हम जो आयन है उसको समाप्त कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। ठीक है, क्षारीय और अम्लीय ये वैसे भी जानते हैं आप लोग। क्षारीय होता है H प्लस OH माइनस, क्षारीय सॉरी H प्लस अम्लीय होता है, OH माइनस क्षारीय होता है। इसको फिर हम आपस में मिला देंगे तो उदासीन बन के H2O बन जाएगा। ठीक है, यानी ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये भी हो गया हमारा। यानी ऐसी अभिक्रिया जो अग्र भी हो और पश्च भी जाती हो, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। और आपको इतना पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा बच्चा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे क्या है कि इसमें है कि पांचवा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि घोल घोल जो होता है उसमें सॉरी ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है। हाँ, जो घोल है इसमें विद्यमान समस्त अणुओं के कुछ ही अंश आयनित होते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से बात सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर हम जल के, भाई ये नियम जल पे भी लागू हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जल अगर H2O को हम हीट करते हैं तो केवल जल के कुछ ही अणु H प्लस और OH माइनस होंगे और बाकी के अणु क्या रहेंगे भाई, उदासीन रहेंगे। तो ये नियम सब पे लागू नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इनका जो आर्हेनियस जो उन्होंने सिद्धांत बताया, उनके निभाई उनका नियम हम पढ़ रहे हैं, उनका सिद्धांत क्या था। तो उनके अनुसार अगर हम पूछता है एग्जाम में, तो उनके अनुसार हम क्या करेंगे कि घोल में विद्यमान समस्त अणु का कुछ ही अंश आयनित होता है, पूरा नहीं होता है। ठीक है,
इसे हम लोग आयनन की मात्रा कहते हैं। इसी तरीके से इनके 6वां पॉइंट है, किसी विद्युत अपघट्य की आयनीकरण की मात्रा घोल की तनुता और ताप पर निर्भर करता है। सही बात है। अगर हम पानी लेते हैं, अगर पानी को हम गर्म करते हैं H2O को, तो भाई यह उसकी टेम्परेचर जो ताप है और जो कंसंट्रेट है गर्म है कि नहीं है, और उस घोल कितना गाढ़ा है कितना पतला है, यह उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है, क्या उसका टेम्परेचर, ठीक है, घोल की तनुता और उसका ताप, ये बहुत ही मायने रखता है। विद्युत अपघट्य तथा विलायक की प्रकृति, इस पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा कि विलायक की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, घोल में एक दूसरे आयनों की उपस्थिति पर निर्भर करती है कि एक दूसरे में आयन कितना आकर्षित करें, कितना प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा डिपेंड करता है आयनीकरण की मात्रा पे। ठीक है, आगे देखिए क्या है 7वां पॉइंट, किसी विद्युत अपघट्य के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके आयनों की प्रकृति तथा मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी वह उसकी जो भौतिक है, यानी अम्लीय है कि क्षारीय है, रासायनिक गुण यानी जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज यानी जो पढ़ते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो यह क्या होता है, उसके आयनों पर निर्भर करता है। ठीक है, और 8वां पॉइंट क्या है हमारा, किसी विद्युत अपघट्य के घोल की विद्युत चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये भी पॉइंट सही है। तो ये 8 पॉइंट हैं आपके पास, तो इसको आप लोग जो है रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा। और ये आयनवाद का सिद्धांत था, आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे। तो आज हम लोगों ने दो चीज़ें सीखा कि आर्हेनियस के जो आर्हेनियस थे, इनके पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जो है आयनवाद का सिद्धांत दिया था, लेकिन उसके 30 साल बाद जो है आर्हेनियस आए थे। इनका जो नियम था, ये भी यही नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले वैज्ञानिक नहीं थे, ये बात याद रखना है, दूसरे वैज्ञानिक थे। पहले वैज्ञानिक अगर पूछता है तो कौन थे, क्लासिसियस थे, इसको याद रखना है, पहले वैज्ञानिक, फर्स्ट। ठीक है, और सेकेंड पूछता है, ठीक है, या वर्तमान पूछता है तो अर्हीनियस है। समझ गए आप लोग, तो इसको तैयार रखिएगा, बिल्कुल इंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछता है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो एमबी बढ़ जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।